भारत ने आर्थिक ताकत में जापान को पछाड़ दिया है और अब नज़र जो है वो जर्मनी पर है। नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत करता हूँ कैलाश की कक्षा में। तो देखिए भारत जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या वो कारण रहे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर जापान कैसे पीछे हो गया, जीडीपी क्या है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए खबरों में देखें तो भारत ने रच दिया इतिहास, छोड़ा जापान को पीछे, अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एट $4 ट्रिलियन, ये नीति आयोग के सीईओ ने कहा है। तो देखिए ये पहले से खबर में आ रहा था लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो आज हुआ है। नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये उपलब्धि जो है वो इकोनॉमिक जो पॉलिसी के कारण ये हासिल किया है भारत ने। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनके आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम जी ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, आज भारत जापान से बड़ा है, केवल अब जो अमेरिका, चाइना और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा है कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहें, तो अगले ढाई 3 साल के अंदर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, यानी हम जापान को भी पीछे जर्मनी को भी पीछे हम कर देंगे। अब बात करते हैं कि आखिर भारत ने इस पोजीशन को हासिल किया कैसे है? तो जो आईएमएफ का जो अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आउटलुक जो रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो कि जापान की जो अनुमानित जीडीपी थी $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा-सा है और इस प्रकार से भारत जो है वो चौथा नंबर पर पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? तो ये उपलब्धि जो मिली है वो भारत को मिली है उनके भारत के मतलब अपने देश के भारत के स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के मजबूत घरेलू मांग। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो फेवरेबल जो डेमोग्राफिक्स यानी अनुकूल जनसांख्यिकी रुझान है, उसकी वजह से मिला और जो नीतिगत जो सुधार भारत ने किया है, जिसका ज़िक्र भी सुब्रमण्यम जी ने किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कारण रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो 6 से 7 एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए है, जबकि जापान की जो अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण ये नुकसान झेलना पड़ा है। अब वो 5 जो देश हैं वो कौन-कौन है? सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, लगभग 30.51 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर इनकी है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो वो सेकंड पोज़ीशन पे है, जर्मनी 4.74 है, भारत $4.187 ट्रिलियन डॉलर हो गया है और वहीं अगर बात करें जापान जो थोड़ा-सा ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। अब इफ़ेक्ट क्या आएगा अगर भारत के इस सिनेरियो की वजह से? तो ग्लोबल सिनेरियो में क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले जो वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है भारत के जी20 और आईएमएफ में भारत का प्रभाव जो है, वो बढ़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट हब को अगर बात करें तो भारत में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि जो ग्लोबल कंपनीज़ है, वो भारत को एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट के रूप में देख रही हैं। ये 2 बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्षेत्रीय स्थिरता यानी जो रीजनल स्टेबिलिटी है उस पे बात करें तो भारत और जापान के बीच जो मजबूत रणनीतिक साझेदारी है जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग है और इसके साथ ही इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में जो स्थिरता है उसको भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक लीडरशिप की बात करूं तो भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में करीब आ गया है और अगर 2028 तक जो भी कैलकुलेशन चल रहा है उस हिसाब से अगर देखें तो जर्मनी को पछाड़ देता है तो भारत की लीडरशिप जो है वो और ज्यादा मजबूत होने वाली है। क्या बात करते हैं क्या भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? क्योंकि अभी चौथे नंबर पर हम बात करें 2028 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, तो आईएमएफ और जो जितने भी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है उनके अकॉर्डिंग उनके अनुमान के अनुसार देखें, तो यदि भारत की वर्तमान जो ग्रोथ रेट है, वो अगर बनी रहती है और तो 2028 तक भारत होगा जर्मनी पर पीछे छोड़ देगा। $4.9 ट्रिलियन जीडीपी ये हो जाएगी और इसके साथ ही छोड़ करके वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। भारत की जीडीपी 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद केवल अमेरिका $30.57 ट्रिलियन और चीन $19.23 ट्रिलियन ही होगा जो भारत से आगे होंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। अब इस इकोनॉमिक बूम के वजह से आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? जो पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट आएगा उसके बारे में हम बात करें तो रोज़गार के अवसर आ सकते हैं। तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोज़गार के सृजित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पे तकनीक और विनिर्माण और सर्विस जैसे एरिया में देखने को मिल सकता है इस फ़ील्ड में। बेहतर जीवन स्तर होगा, बेहतर लाइफ़स्टाइल हो सकता है, बढ़ती जीडीपी, निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा।
बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता जो वस्तुओं और सेवाओं की जो है वो डिमांड बढ़ने वाली है। चुनौतियाँ भी आएँगी, क्या आएगी कि आय का जो असमान डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में, महँगाई जैसी चुनौतियाँ बनी रहती है, जिन्हें सरकार को संबोधित करना होगा, तो ये कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि जापान जो है वो कैसे 3rd से 4th पोज़ीशन पे चला गया है। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें जो सबसे पहला है, वो है लो ग्रोथ रेट। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनके अनुमान के अनुसार देखें तो जापान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो केवल और केवल 0.3% है और अगर आप भारत के देखें तो 6.5 तो इसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे, तो बहुत कम है और यही रीज़न था कि जिस वजह से जापान पीछे हुआ है। जनसँख्यिकी की जो जनसंख्या है, यानी जो डेमोग्राफिक्स है, वो जो क्राइसिस है उसकी भी देखें तो जापान में उम्र-दराज आबादी, लो बर्थ रेट इन सब के और जो लेबर फोर्सेस को सीमित कर दिया है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। साथ ही ग्लोबल जो ट्रेड टेंशन है, अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और जो भी व्यापार नीतियाँ हैं, उनके वजह से जापान की जो निर्यात आधारित जो अर्थव्यवस्था है, उसको अफ़ेक्ट किया है और आर्थिक स्थिरता की कमी की भी एक बड़ी चुनौती है कि जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही, जिस कारण वो भारत जैसी तेजी से बढ़ती देशों से पीछे रह गया है। अब अंत में बात करते हैं कि जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब देखो कि अगर किसी देश की इकोनॉमी है, उसकी हेल्थ को ट्रैक करना है कि वो इकोनॉमी कैसा चल रहा है, हेल्थ ट्रैक करना है, इकोनॉमी की हेल्थ ट्रैक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये देश के भीतर एक तय समय में, एक सर्टेन टाइम में बनाए गए जितने भी प्रकार के गुड्स और सर्विस होते हैं, उसके वैल्यू को बताता है जीडीपी। यानी एक देश है, कोई भी देश जैसे हमारा इंडिया है, उस इंडिया के भीतर में ही एक तय सीमा में, एक टाइम पीरियड में सभी गुड्स और सर्विस, सर्विस भी होगा, गुड्स भी होगा, ठीक है? गुड्स प्लस सर्विस दोनों को ऐड करते हैं, उनके वैल्यू को दिखाता है। साथ ही इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि देश की जो सीमा के अंदर रहकर जो कोई विदेशी कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है, अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ मोबाइल बना रही है या फिर कुछ गुड्स और भी कुछ सर्विस दे रही है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए टाइप्स की बात करें जीडीपी की, तो वो 2 तरह की होती है, 2 तरह की जीडीपी होती है। सबसे पहला होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, अब दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए जो रियल जीडीपी है, वो गुड्स और सर्विस वैल्यू का कैलकुलेशन एक बेस ईयर से किया जाता है। ठीक है? एक बेस ईयर से करते हैं कि उस वक़्त का बेस ईयर को और अभी के वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे और वो बेस ईयर जो है, वो अभी फ़िलहाल 2011-12 का बेस ईयर है। तो इस बेस ईयर से अभी के को वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो जो जीडीपी आता है, वो रियल जीडीपी होता है। वहीं अगर नॉमिनल जीडीपी जो होता है, वो कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है, तो उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है? रियल जीडीपी हो गया, 2 तरह के जीडीपी, रियल जीडीपी और एक होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, दोनों में खास अंतर नहीं है, बस जो अंतर है वो बेस ईयर का और बेस ईयर कितना है 2011-12 है। अब कैसे कैलकुलेट होता है जीडीपी? तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए एक फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला क्या है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स ये एक फ़ॉर्मूला है। अब सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब है कि उसमें प्राइवेट कंज़म्पशन कितना है, जी का मतलब क्या है कि उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है, आई का मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट इन सबको मिला करके एक जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। अब अंत में देखते हैं कि आखिर जीडीपी घटता बढ़ता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु आर रिस्पॉन्सिबल? तो देखिए उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं जीडीपी के मतलब घटने इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए जो होता है उसके लिए। पहला होता है एक तो आप और हम हैं। अब कैसे हैं? देखिए, आप जितना खर्च करते हैं, वह हमारी इकोनॉमी में उतना कंट्रीब्यूट देता है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर का जो बिज़नेस ग्रोथ है, उसको भी देखा जाता है और अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो 32% जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो जीडीपी में होता है। तीसरा होता है सरकारी खर्च, यानी मतलब ये है कि गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में सरकार का क्या वैल्यू है, सरकार कितना खर्च कर रही है और इसका जीडीपी में 11% का योगदान होता है। यानी 32 + 11 43 यही हो गया। अब चौथा जो होता है, वो नेट डिमांड होता है। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है। जितना एक्सपोर्ट होता है, उससे इंपोर्ट को घटाया जाता है क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है। इसलिए अक्सर इसीलिए जो इसका इम्पैक्ट है वो जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। तो ये वो सारे चीज़ें थी, ठीक है? क्यों घटता बढ़ता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, टाइप्स क्या होते हैं, जीडीपी क्या होता है, जापान क्यों पीछे पड़ा, इकोनॉमिक बूम आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या तीसरा अर्थव्यवस्था भारत बन सकता है और क्या इफ़ेक्ट आने वाला है और वो 5 इकोनॉमिक देश क्या है, सारे चीज़ों को मैंने इस वीडियो पे कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।
ये कैमरा बोल